क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये 4 संख्याएं हैं, इनमें पूछा जा रहा है कौन संख्या शांत होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत उसको कहते हैं जो पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं शांत, यानी शेष कुछ न बचे। और जो पूरी तरह न विभाजित हुई वो हो गए शांत। तो इसमें हम भाग करके नहीं देखेंगे, उसमें टाइम जाएगा। सिर्फ हम हर देखते हैं। क्या देखते हैं? जिसके हर के गुणनखंड में क्या कंडीशन होना चाहिए? हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। जिसके हर में सिर्फ क्या हो? 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, सिर्फ वही शांत होगी। 2 या 5 के अलावा हर में अगर कुछ भी है तो वो संख्या शांत नहीं होगी। तो चेक कैसे करते हैं? जैसे हमें पहले चेक करना है। अब पहला 164 है, तो 164 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो गया 82, 2 से काट दिया 41। अब ये 2 2 41 हो गया। अब 41 है तो ये शांत नहीं हुई, बस यहीं से समझ में आ गया। इसको छोड़ दो, ऊपर वाला। अब इसको देख लो, ये 30 है, तो 30 का गुणनखंड करो, 2 से काटा 15। ये भी नहीं होगी। अब ये 3 आ गया, नहीं होगी। तो ये भी नहीं है, बस हो गया जल्दी से काम। अब 625 देख लो, तो 625 5 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 है, तो यही आंसर हो गया। आगे देखने की जरूरत कोई नहीं है। तो जिसके, गौर से सुन लो, आप ऐसे सवाल में जब भी पूछा जाए कि बताइए संख्या शांत है कि नहीं, तो आप हर का गुणनखंड करके देखना। हर के गुणनखंड में अगर 2 हो तब भी शांत, 5 हो तब भी शांत, 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत। लेकिन 2 या 5 को छोड़ के कोई संख्या आ जाए तो शांत नहीं होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में हम आपके विकल्प नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है कि कोई संख्या दी होती है और आपसे कहा जाता है पेपर में कि उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो जैसे 140 का ज्ञात करना है, तो यहाँ रफ में आप 140 लिखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करें 70 होगा, फिर 2 से भाग करें 35 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करें 7 हो जाएगा, और 7 से भाग करें 1 हो जाएगा। खत्म हो गया। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 की घात 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की घात 1। 7 कितनी बार है? 1 बार। 7 घात 1। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर कोई भी 2 संख्याएं और जिनका HCF कितना है 1, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो आपका आंसर होगा अभाज्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है को-प्राइम। को-प्राइम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ये 5 और 7, ये दोनों संख्याएं सह-अभाज्य हैं, और इसका HCF अगर आप निकालेंगे तो 1 निकलेगा। कैसे? जैसे 5 है, तो 5 को आप क्या लिखेंगे? 5 into 1। और 7 को क्या लिखेंगे? 7 into 1। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें कॉमन क्या होता है? 1। तो HCF बराबर आपका हो गया 1। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और उन्हें कहा जाता है सह-अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ये हो कि अगर 2 संख्याओं का HCF 1 है तो संख्याएं कैसी होंगी, तो आप अपना आंसर लिखेंगे सह-अभाज्य। देखिए अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है
लिखा है द्वि संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। बताइए अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? दो। ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य कहा जाता है। दो अपने आप से जैसे 0 ये नहीं है, 1 ये नहीं है, 1 नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2 से विभाजित है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ध्यान रखिएगा। 8 ये नहीं है क्योंकि 8 2 से भी कट जाता है, 4 से भी, 8 से भी, ठीक है। इसलिए आपका इसका आंसर जो 2 है ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो पहला जैसे 18 25 है, तो बताइए दोनों संख्याएं अभाज्य हैं कि नहीं? 18 25 नहीं। जैसे आप 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 त्रिक 18। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा? तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है उसका कॉमन क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन न हो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। और उसी को तो कहा जाता है सहअभाज्य, ठीक है। तो इसमें जो 18 25 है ये पहला जोड़ा, पहला पेयर, पहला यही सहअभाज्य। अब आंसर तो एक ही होगा, 2 तो नहीं होंगे। अब अगर ये पहला मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आगे चेक भी करोगे तो सब में कॉमन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे 14 है तो 14 को आप 2 गुणित 7 लिखते हो नहीं, और 35 को 5 गुणित 7 लिखते हो नहीं। देखिए दोनों में 7 कॉमन मिल गया। सहअभाज्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई संख्या कॉमन न हो, ठीक है। तो इसलिए 14 18 और 25 जो है ये सहअभाज्य, यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेष 5 प्राप्त और संख्या यदि है 22 24 23 10। तो आपको बताना है कि 22 से इन दोनों को विभाजित करने पर शेष 5 बचेगा कि 24 से दोनों को विभाजित करने पर शेष 5 बचेगा। 10 पे। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो जैसे कह रहा शेष 5, तो जो शेष दिया हो उसको जो है दी हुई संख्याओं से पहले घटा देते हैं, और घटाने से जो आता है फिर उसका हम एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, वही आंसर होता है। जैसे पहली संख्या 245 है तो 245 से ये जो शेष बता रहा है 5 ये आप घटा दो तो ये हो जाएगा 240। फिर दूसरी संख्या 1037 है, इससे आप 5 घटा दो, 1032 बचेगा। अब आप इसका और इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दोगे तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे 240 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 240 का गुणनखंड कैसे होगा? ये आप 240 ऐसे लिखेंगे, 2 से काटेंगे 120, फिर 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 2 4 बार है तो 2 की घात 4, और 3 1 बार है तो 3 की घात 1, 5 1 बार है तो 5 की घात 1। अब अगली संख्या आती है 1032। तो अगर आप 1032 का इसी तरह गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 1032 आप लिखेंगे ऐसे, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10 16, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10 11, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब 3 से भाग करेंगे 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। तो 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार।
तीन आया एक बार और 43 आया एक बार। अब इसका अगर आप मासा निकालें महत्तम समापवर्तक, तो देखिए इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 3 बार कम वाला लिया जाता है। तो कम वाला लिया जाता है। तो 2 कितनी बार लेंगे? 3 बार। 3 बार। तो 2 हमने लिख दिया 3 बार। और क्या कॉमन मिल रहा? ये दोनों में एक ही बार तो है, तो 3 लिखेंगे एक बार। और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। तो इसका मतलब 24 से अगर आप इसको भाग करोगे तो शेष 5 बचेगा। 24 से अगर आप इसको भाग करोगे 1037 को, तब भी शेष 5 बचेगा। तो आपका जो बी वाला विकल्प है 24, ये आपका सही होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो शेष है आप उसको घटा देंगे, और घटाने से जो आएगा उसका एसजीएफ निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए आज आप लोग समझेंगे परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या कही जाती है। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लिख सकें P बटे Q के रूप में, और जहां पे शर्त है कि Q नॉट इक्वल 0। P का मतलब अंश, Q का मतलब हर। कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, जहां पे Q नॉट 0 का मतलब हर जो है वो 0 ना हो। ठीक। और P और Q कैसी होनी चाहिए? P और Q होनी चाहिए सह-अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब कि अगर अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें कहा जाता है सह-अभाज्य। जैसे 5, 7, तो 5 और 7 कैसी हैं? दोनों सह-अभाज्य हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 11, 13, ये कैसी हैं? सह-अभाज्य। ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो 3/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। जैसे मान लो है आपका 3, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। ये P हो गया और ये Q हो गया। जैसे मान लो √4, तो 4 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? तो √4 का मतलब होता है 2, और 2 को आप बोल सकते हैं 2/1, क्योंकि 1 आप किसी के नीचे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका √2, तो ये 2 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा भाई। √2 को आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं √2/1। तो ये तो Q है, लेकिन ये P नहीं है, क्योंकि इस पे अंडर का निशान लगा है। ठीक है। तो इसलिए √2 क्या है? अपर में। √3 क्या है? अपर में। लेकिन √4 क्या है? परिमेय है। इसी तरह √9 जो है, √9 को भी आप लिख सकते हैं परिमेय, और 3/1, इसका मतलब √9 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे बताइए 0 परिमेय है कि नहीं? 0 जो है ये परिमेय है कि नहीं? देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए Q है कि नहीं? तो 0 परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है? क्योंकि हम नीचे 1 किसी के भी नीचे ले सकते हैं। शर्त है परिमेय की कि Q नॉट 0, यानी Q का मतलब हर 0 ना हो। तो इसमें देखिए क्या कहीं हर 0 है? नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, ये MCQ में पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, अब मान लो जैसे ये हमने लिखा 5 और ये √2, तो बताइए 5 कैसी संख्या है?
परिमेय है कि अपरिमेय? और √2 कैसी है? तो इन दोनों के बीच प्लस लगा दिया तो 5 प्लस √2। अब 5 प्लस √2 को परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है। लिखा होता है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा तो वहां पे 4 विकल्प होंगे, परिमेय, अपरिमेय और कुछ लिखा होगा। तो आप अपरिमेय को टिक करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। परिमेय अपरिमेय का जोड़ हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय। इसी तरह परिमेय और अपरिमेय का घटाना हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणा कैसा होता है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का भाग भी होता है अपरिमेय। इन 4 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इतना ये इसका बेसिक था। अब हम इस पर देखेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है निम्न में अपरिमेय है। बताइए ये √25 अपरिमेय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है। दूसरा ये जो है अपरिमेय है, क्योंकि 7 परिमेय है, √3 अपरिमेय है। और हमने अभी अभी आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो या घटाना हो या गुणा हो या भाग हो, अपरिमेय ही होता है। तो इसमें बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग होता है अपरिमेय। इसका भी बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22/7 माइनस पाई। ये शून्य है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत संख्या है? अपरिमेय। पहले ये बताओ, जो 22/7 है ये कैसी संख्या है? 22/7 कैसी होती है? परिमेय होती है ना, ये परिमेय होती है। और जो पाई है ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। ये अपरिमेय है, ध्यान रखना। ये पाई को 22/7 लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई 22/7 के बराबर होता है। पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है। समझ गए? इसलिए पाई की जगह पे 22/7 आप लिख देते हैं। तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। इसको बड़े कायदे से याद रखना, ये कभी कभी आ जाता है। तो 22/7 जब परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का घटाना क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका मतलब ये सी वाला जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ लिखा अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 कैसी होती है? अब पाई कैसी होती है? बी वाला सही। तो बी वाला आपका ये सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि हर का गुणनखंड है 2, 3, 5, 2 या 3, 3 या 5, 2 या 5। कौन सा सही? 2 या 5। ये डी वाला सही है, इसमें लिखा है 2 या 5। क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, भिन्न लिखी है, और उसमें जो हर है आप हर का गुणनखंड करके देखें। अगर हर के गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तब वो संख्या शांत होती है, अदरवाइज वो शांत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी कितनी? 1, 2, 3। अपरिभाषित का मतलब होता है अनेक, बहुत सी। तो किसी हाँ, जैसे मान लो ये कोई संख्या है 2/3, ये क्या है? परिमेय में। अब अगर इसको आप 2 से गुणा कर दो तो 4/6, ये भी परिमेय हो गई।
फिर इसी संख्या को आप 3 से गुणा कर दो, ये भी परिमेय हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहे जितना करते जाइए। तो इसलिए किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो बराबर होती हैं वो अनेक संख्याएं होती हैं, और अनेक को आप इंग्लिश में इनफाइनाइट या हिंदी में अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इसलिए ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणित 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद समाप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है, और नीचे जो है 10, 100 या 1000 इस टाइप की संख्याएं बनाई जाती हैं। और उसके लिए करना क्या होता है, घात को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पे कितनी घात है, 2। ठीक है, आवाज बेसुरी ना निकालना, सुनो बस हो गया, अच्छी आवाज निकलनी चाहिए और स्लो मोशन में बस काट लो। तो 2 पे घात कितनी है, 2। तो 5 पे कितनी होनी चाहिए, 5 पे 2 ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए है 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, तो ये जब घात बराबर होती है तो संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 5 गुना 10 की घात 2। अगर घात बराबर है तो संख्याओं का क्या हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 पे घात 2 है तो 5 पे भी घात कितनी होनी चाहिए, तो 5 पे घात 2 बनाना है तो नीचे एक 5 से में गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन ये है 17/2 की घात 2 गुणित 5, तो अब नीचे 2 5 बनाने हैं तो 1 5 ऊपर लिख देंगे, 1 5 नीचे। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम बनाने के लिए सिर्फ नीचे गुणा कर दें, अगर नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब ऊपर 17 का 5 में गुणा हो गया तो ये 85 हो गया, और नीचे 2 की घात 2 है गुणित, अब ये 5 भी 2 बार हो गया तो 5 घात 2। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे घात क्या है, बराबर है। यहाँ पे घात बराबर है ना, तो जब घात बराबर हो जाता है तो गुणा हो जाता है। तो 5 दूना 10, और 10 पे घात कितनी हुई, 2। ठीक, अब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2। तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा था दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद, इसका मतलब दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा, तो 2 स्थान बाद। तो यहाँ पे जो 2 वाला लिखा है ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाग करके देखें, बस ये काम करें। बच्चों आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10 मैथ का, और इससे आज हम करेंगे 2 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए। ठीक, इन प्रश्नों को तैयार करके आप मैथ में 95+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला 2 अंक वाला क्वेश्चन। लिखा है निम्न का HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि जांच करो कि ये जो 2 संख्याएं हैं इनका गुणनफल जो है ये इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालना हो या LCM निकालना हो हमें गुणनखंड करना होता है। तो जैसे संख्या 510 है तो 510 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे तो भाग जाएगा 17 बार, और 17 से भाग दे देंगे तो 1। इसका मतलब जो हमारा 510 है ये बराबर हो गया 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है,
5 एक बार है 17 एक बार है और 17 भी एक बार है। ठीक, अगली संख्या क्या है 92। अगर आप 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 46 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 23। अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 से कम 23, तो आपका 92 बराबर हो गया 2 है इसमें 2 बार और 23 है एक बार। ठीक, दोनों का गुणनखंड हो गया। अब हम लिखेंगे HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तन। तो HCF वो होता है जो दोनों में है। तो देखिए जो 2 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें एक बार है और इसमें 2 कितनी बार है 2 बार। तो HCF में कम वाला लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या हो गया 2 हो गया। फिर देखिए आप लिखेंगे LCM। तो LCM में सब कुछ लिया जाता है। यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 2 बार, ये 2 बार है ना, तो 2 जो है आप 2 बार लेंगे। फिर यहाँ पे 3 एक बार, 3 एक बार लेंगे, 5 एक बार लेंगे, 17 एक बार लेंगे और फिर 23 एक बार लेंगे और इन सबका गुणा कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो जब आप इन सबका गुणा करोगे तो आ जाएगा 23,460। तो पहला आंसर निकल आया, वो कह रहा था HCF और LCM ज्ञात करो। तो HCF आया 2 और LCM आया 23,460। हाँ, अब सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि इन 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो आप लिखेंगे HCF गुणित LCM बराबर इधर पहली संख्या और इधर दूसरी संख्या। ये हमने आपको सूत्र लिखवाया था इस चैप्टर में। LCM गुणित HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या चाहे बोलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF निकला है आपका 2 और LCM आपका निकला है 23,460 बराबर ये 510 गुणित 92। अब इसका अगर आप गुणा कर दें 2 से, इसमें तो ये 46,920। अब एग्जाम में क्या करना, आप एक तरफ का गुणा कर लेना, दूसरी तरफ का गुणा करने में मेहनत न करना। अगर इधर का 46,920 आया है तो इसका आप गुणा करोगे तो 46,920 ही आएगा, जरा भी कम ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, बराबर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो आप HCF LCM निकाल रहे हैं ये कहीं पे आपका गलत निकल रहा है, क्योंकि फार्मूला होता है कि HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिखा है संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित करो। P/Q का मतलब क्या होता है? P/Q का मतलब जैसे एक संख्या ऊपर हो एक संख्या नीचे हो, इस रूप में प्रदर्शित करने का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखना। तो ऐसे सवालों में किया क्या जाता है, जो दी हुई संख्या है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर 0.666। अब देखिए पॉइंट के बाद हर बार किस नंबर का रिवीजन हो रहा है? 6 का। बार बार जो रिवाइज हो रहा नंबर वो क्या है? 6। यानी सिर्फ एक अंक। कितने अंक? तो अगर एक अंक बार बार आ रहा है तो एक जीरो का मतलब 10 से गुणा करेंगे। ये नियम होता है। अगर एक अंक बार बार आ रहा है तो कैसे गुणा करेंगे? और अगर 2 अंक बार बार आ रहे हैं तो 100 से, और 3 अंक बार बार आ रहे हैं तो 1000 से। तो यहाँ पे चूंकि यही एक अंक बार बार आ रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे।
तो जो दिया होता है उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको जब हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए जो x है वो कितने x हो जाएगा, 10x। और यहाँ पर जब आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है, इसलिए 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो ये दशमलव उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये 6.66 और ऐसे पता नहीं कितने बार 6। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हम कर देंगे समीकरण 2 से घटा देंगे समीकरण 1। तो देखिए 10x से जब आप x घटाओगे तो क्या बचेगा, 9x। और ये 6.66 से, ये 66 नहीं, पॉइंट के बाद बहुत से 6 डैश। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट लगाया जाता है, और ये फिर कई बार 6 पता नहीं कितनी बार। तो पॉइंट के बाद इधर सब 0 हो जाएगा कि नहीं, और इधर क्या बचेगा, 6। तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी सिर्फ 6। तो जब इससे आपने ये घटाया तो क्या बचा, 6। तो x बराबर 6 और नीचे गया 9। तो 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। तो x बराबर 2/3। यही आपका आंसर हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करेंगे। दूसरा देख लो, सिर्फ हिंट हम आपको बता दे रहे हैं। मान लो इसमें कोई क्वेश्चन लिखा हो कि 0.23 और ये ऐसे निशान लगा हो, इस निशान को बोला जाता है बार। क्या बोलते हैं, और ऐसे। इसका मतलब ये है कि 23 बार बार आ रहा है, 23 तो 0.232323 ये इसका मतलब। तो यहाँ पे 2 अंक बार बार आ रहे हैं, इसलिए इसको x के बराबर मानेंगे, और 2 अंक तो गुणा किससे होगा, 100 से। तो इधर हो जाएगा 100x, और जब 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक आगे घसेगा तो 23.2323 इस टाइप करके होगा। और इस वैल्यू को हम x के बराबर मान चुके हैं। घटाएंगे तो 99x बचेगा, इधर से घटाएंगे तो पॉइंट के बाद का तो सब 0 हो जाता है, 23 बचेगा। तो x बराबर 23/99। अब ये आंसर आ जाएगा अगर इस टाइप में कभी क्वेश्चन हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि 5 + √3 अपरिमेय है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते वक्त हम करते क्या है कि उल्टा मान के चलते हैं। जैसे कह रहा सिद्ध करो अपरिमेय है, क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे कि माना परिमेय है। तो देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना 5 + √3 क्या है, परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के बराबर। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 5 + √3 बराबर P/Q। P/Q कैसी संख्या होती है, हाँ बोलो, परिमेय होती है। और 5 कैसी है, 5 भी परिमेय है, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। तो हम 5 को उधर ले जाएंगे, तो जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर बचा √3 और इधर P/Q है। ये 5 जब उधर गया तो माइनस का 5। अब देखिए P/Q परिमेय है और 5 भी परिमेय है। इसका मतलब परिमेय से परिमेय का माइनस का मतलब क्या है, घटाना। तो परिमेय से परिमेय का घटाना तो परिमेय हुआ, और बीच में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय भी होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P/Q -5 परिमेय है, इसलिए √3 भी परिमेय होना चाहिए। √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परंतु √3 क्या परिमेय होता है, नहीं होता है। तो आगे हम लिखेंगे परंतु √3 परिमेय
नहीं है, रूट 3 परिमेय नहीं है। और हमने क्या मान के हम चले थे, परिमेय। इसका मतलब जो चीज हमने मानी वो चीज क्या मानी हमने, गलत मानी। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। गलत है। भाई हमने कल्पना क्या की थी कि ये परिमेय है, जबकि जो बराबर आ रहा है ये संख्या परिमेय नहीं है, तो हमारी कल्पना गलत है। तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या थी, परिमेय। तो जब परिमेय गलत है तो हुआ क्या, अपरिमेय। तो लिखेंगे इसलिए 5 + √3 अपरिमेय है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिद्ध करो 2 + √3 अपरिमेय है। देखिए जो 2 होती है इसको आप 2/1 लिख सकते हो, तो ये क्या होता है आपका परिमेय होता है। लेकिन जो √3 है ये आपकी कैसी है, अपरिमेय है। और आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हमें ये तो पता है कि 2 + √3 जो है वो अपरिमेय है, लेकिन वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में क्या करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं। हम लिखेंगे माना 2 + √3 जो है वो क्या है, परिमेय है। तो हमने लिखा माना 2 + √3 क्या है, परिमेय है। और आप जानते हो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसलिए जो 2 + √3 है ये अब हो जाएगी किसके बराबर, P/Q के। क्यों, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है और परिमेय को ही P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये 2 जो है हम इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर आपका बचेगा √3 और इधर दाहिनी तरफ आपका P/Q है। और जो 2 प्लस का है जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब P/Q क्या है, ये परिमेय है और 2 भी परिमेय है। तो परिमेय से परिमेय का घटाना क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो हम लिखेंगे कि चूँकि P/Q -2 जो है ये क्या है, परिमेय है और इसके बीच लगा है बराबर। तो इसका मतलब कि अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परंतु हम लोग जानते हैं कि √3 जो है ये परिमेय नहीं होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हम आगे लिखेंगे परंतु √3 जो है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। जबकि होना क्या चाहिए था इसको, परिमेय। क्यों, क्योंकि इधर परिमेय है और बीच में बराबर है, तो परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये √3 अपरिमेय होती है। तो इसलिए जो हमने ये चीज़ मानी है इसको परिमेय, ये हमने गलत माना है। तो हम लिख देंगे इसलिए हमारी कल्पना का मतलब जो चीज़ हमने सोचा वो कैसी है, गलत है। और अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब 2 + √3 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय ही है। तो इसलिए 2 + √3 क्या है, अपरिमेय है। बस जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए
कि सिद्ध कीजिए 2+√3 प्रमेय है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए छोटे से हिस्से में इसी तरह हल कर देंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका जो आता है वो कभी कभी 4 अंक में आता है और कभी कभी 6 अंक में भी पूछा जाता है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, आजकल आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सिद्ध करो 2√3 अपरिमेय है, तो उसी तरह ये अपरिमेय कह रहा है, हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे माना 2√3 कैसी है, परिमेय है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे p/q के बराबर माना जाता है। इसलिए 2√3 बराबर आपका हो जाएगा p/q। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब अगर ये 2 हटाएं आप और दाहिनी तरफ ले जाएं तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और √3 के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा की निशान है और गुणा वाली चीज़ दूसरे साइड में बटे में जाती है। तो इसलिए यहाँ से बचा √3 बराबर p, और ये 2 जो है q के साथ नीचे चला जाएगा, 2/q। और इस टाइप में कोई भी संख्या लिखी होती है तो इसे क्या कहा जाता है, परिमेय। तो हम लिखेंगे कि चूँकि p/2q परिमेय है। अब बीच में बराबर का मतलब क्या है कि जो इधर की चीज़ वही इधर की चीज़, इसलिए √3 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन आप जानते हैं कि √3 जो है ये परिमेय नहीं होती है, तो इसका मतलब जो चीज़ हमने सोची है वो गलत है। तो हम लिखेंगे परंतु √3 परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब हमारी सोच, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय ही है। इसलिए 2√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक या 6 अंक में पूछा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि चल रहा है आजकल, वास्तविक संख्याओं का हम फर्स्ट रिवीजन करा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। इससे पहले भी हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाली वीडियो बनाई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसका कि नाम है YAS। स्पेलिंग गलत मत लिखना, YAS, यस कोचिंग। जैसे ही आप लिखेंगे यूट्यूब में जाके तो हमारा ग्रीन लोगो आएगा जिसमें YAS बना होता है, ठीक है। वहाँ से हमारी वीडियोस गणित की सारी मिल जाएंगी। क्योंकि इस चैप्टर के, जिसका कि नाम है चैप्टर 1 मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं, इसका हम 1 नंबर का भी कर चुके हैं, 2 नंबर का भी कर चुके हैं, 2 नंबर का भी कर चुके हैं, और आज हम कर रहे हैं इसके 4 अंक और 6 अंक वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। कल से हम गणित क्लास 10 का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिना भाग किए बताओ कि 15/1600 ये शांत है या अशांत। शांत उसको कहते हैं जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 12/3
ये पूरी तरह 3 चक्कू 12, तो ये क्या है शांत। जैसे 1/2, 2 से भाग किया तो 0.5, ये क्या है शांत, ये भी शांत, ये भी शांत। जैसे 1/3, 3 से भाग करो 0.333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप की संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों अशांत। तो यहाँ पे भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया है। ये चीज़ आप सिर्फ याद रखेंगे कि जो हर होता है, हर के गुणनखंड में यदि कौन सी संख्या हो, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हों, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शांत बच्चों। ठीक। और 2 या 5 के अलावा कुछ भी अगर हर के गुणनखंड में आ जाता है तो वो शांत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हर क्या है, 1600। बस इसी का गुणनखंड हमें करके देखना है, यही पूरा खेल है। तो देखिए, जब आप 1600 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800। फिर 2 से भाग करेंगे 400, फिर 2 से भाग करेंगे 200, फिर 2 से भाग करेंगे 100, फिर 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से भाग करेंगे 25, 5 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। तो जो आपका क्वेश्चन है 15/1600, तो 1600 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणित 5 कितनी बार है, 1 2, 5 की घात 2। तो आप देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है और 5 है, इसलिए ये जो 15/1600 है ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। आप आंसर में लिख देंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 है, इसलिए संख्या कैसी है, शांत है। तो आज से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 की सभी वीडियो आप देख लीजिए। यूपी बोर्ड 2025 में अगर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आई सजेस्ट यू इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो कल से आपका मैथ क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का रिवीजन शुरू होगा और हर चैप्टर हम सिर्फ 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो 24 फरवरी के पहले एक बार पूरा फिर से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।